हेलो एंड वेलकम टू न्यूजीलैंड। ये है वीकली न्यूज राउंड अप शो, एक ऐसा शो जिसमें हम पूरे हफ्ते की मुख्य खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हैं इस हफ्ते की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है हरियाणा और कश्मीर के चुनावों से जुड़ी। 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के नतीजों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा 10 सालों बाद हुए हैं। चुनावों में इस बार 4 प्रमुख दलों ने चुनाव में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती। कांग्रेस को 6 सीटें मिली और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी 3 सीटें ही जीत सकी। अन्य के खाते में 7 सीटें आई। बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में अच्छी प्रदर्शन किया, जबकि एनसी कांग्रेस गठबंधन ने कश्मीर क्षेत्र में बहुमत हासिल किया। विशेष रूप से उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीट जीती और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे हैं। पीडीपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी भी अपनी सीट नहीं जीत सकी। धारा 370 और 35A हटने के बाद यह पहला चुनाव था। पिछले कई वर्षों से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जिससे केंद्र सरकार राज्य की सारी व्यवस्थाएं दिल्ली से संभाल रही। इन चुनावों को उसी निर्णय का टेस्ट माना जा रहा था। परिणामों के बाद एक बात साफ हो गई कि प्रदेश में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री होंगे। अब बात करते हैं हरियाणा के परिणामों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने एक बार फिर से मजबूत वापसी की है, जबकि कांग्रेस को निराशाजनक परिणाम मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें जीती और कांग्रेस को 35 सीटें मिली। इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने 2 सीटें मिली, तो वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार 4 सीटें लाए। हरियाणा में बीजेपी ने पिछले चुनावों की तुलना में अपने वोट शेयर में वृद्धि की है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। नतीजों से पहले हर तरफ कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया जा रहा था और शुरुआती रुझानों को देखकर ऐसा लगा भी, लेकिन दोपहर होते होते बाजी ऐसी पलटी कि कांग्रेस रिकवर नहीं कर पाई। जहां एक्सपर्ट्स ने बीजेपी की सत्ता से विदाई को लगभग तय समझ लिया था, तो बीजेपी ने बहुमत लाकर सभी कयासों को गलत साबित कर कमाल कर दिया। अब नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बन लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अब रुक करते आज दूसरी खबर का। बाबा सिद्दीकी, जो बांद्रा से वर्तमान विधायक और एनसीपी नेता थे, शनिवार रात लगभग 9 बजे उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने उन्हें पेट और छाती में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमलावरों में से 2 को घटनास्थल से पकड़ा गया, जबकि एक फरार है। सभी 3 हमलावर 19 से 23 वर्ष के युवा हैं, जिनमें से एक गुरनैल सिंह हरियाणा का और बाकी एक धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जो सलमान खान के साथ बाबा की करीबी रिश्तेदारी को हत्या का कारण बताता है। बिश्नोई गैंग ने चेतावनी दी है कि जो भी सलमान के साथ संबंध रखेगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे। राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार रविवार को किया गया, जिसमें कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर है भारतीय उद्योगपति और समाज सेवी रतन टाटा से जुड़ी। रतन टाटा भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक और प्रसिद्ध समाजसेवी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। उनका जन्म दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। 86 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सेहत स्थिर बताई गई थी। लेकिन अगले दिन टाटा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की घोषणा की, जो पूरे देश में शोक की लहर लेकर आई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी परोपकारी गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर दान शामिल हैं। उन्होंने हार्वर्ड और IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों को करोड़ों रुपए दान किए। उनकी मृत्यु पर कई प्रमुख हस्तियों जैसे कि नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के सितारों ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा के नाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए प्रस्तावित किया है। रतन टाटा का जीवन न केवल व्यावसायिक सफलता का प्रतीक था, बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।